हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सीटेट 2016 के क्वेश्चन प्रश्न लेकर आई हूँ। क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने आपको 2011, 12, 18 और 2021 के प्रश्न पत्र सॉल्व कराए हैं। दोस्तों, उन वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सीटेट के पोर्शन में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। फिर मैं आपसे एक बार कहूँगी दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो प्रश्न है वो मैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पोर्शन सॉल्व कराऊंगी। इसके आगे के सॉल्यूशन को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लाइव आकर मैं आप लोगों को कुछ नॉलेज दे सकूँ। फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का क्वेश्चन 2016 का। 2016 में जो पूछा गया पहला प्रश्न है वह है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। यानी कि इसमें पूछा गया एक जो शिक्षिका है वो अपनी शिक्षा में विविधता को कैसे संबोधित कर सकती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए, बी और सी, जिसमें यदि उसे व्यक्तित्व भिन्नता की पूर्ण समझ हो, क्योंकि प्रत्येक बालक की अपनी अलग मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संवैगिक भिन्नता व योग्यता होती है। दोस्तों, आपको अच्छे से पता होगा कि भिन्नता को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, अगर आप बच्चे के भिन्नता को स्वीकारेंगे और उसे महत्व देंगे, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में भिन्न होता है। आपके घर में अगर दो सगे भाई बहन हैं तो वो भी एक दूसरे से भिन्न है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसकी रुचि किस में है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट किस में है। तो पहला बिल्कुल सही है। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, तो यह भी बिल्कुल सही है। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, यह भी बिल्कुल सही है। अगर आप अधिगम मतलब होता है सीखना, यदि आप सीखने की अनेक प्रकार की शैलियों को अपनाएंगे, उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझाएंगे, चार्ट के द्वारा समझाएंगे, प्रोजेक्टर पर समझाएंगे, किसी चीज़ को दिखा कर समझाएंगे, तो वह जो है बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पटों पर उपयोग करने को कहती है। या किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको बता दें दोस्तों, जब कोई चीज़ रखा हुआ उसे छू कर अनुभव करना है, तो आप अपने माइंड से भी सोच सकते हैं कि जो लोग दृष्टि बाधित होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, जो दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी होते हैं, वो लोग किसी चीज़ को छू के स्पर्श करके उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि यह क्या चीज़ है। तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। किसी भी वस्तु को छू करके उसे आकार, रूप, रंग के बारे में अनुभव करने या महसूस करने की दिव्य शक्ति दृष्टिबाधित विद्यार्थियों में ही पाई जाती है। अतः छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पटों पर उपयोग शिक्षिका दृष्टिबाधित विकलांग शिक्षार्थियों के लिए करती है। फ्रेंड्स, तीसरा जो प्रश्न है वो है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, तो इसका सही जवाब है डी। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने का अवसर देते हैं। यानी कि अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो मतलब अगर आप उसके शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षण, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और सूचियों की बहुरूपता में समान बालकों में बहुत श्रेष्ठ होते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सामान्य बालकों की तुलना में बहुत अलग ही होते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य शिक्षा के साथ साथ ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जो उनके चिंतन को प्रेरित कर सके। चिंतन मतलब उनके विचार, उनकी सोच, उनके सोचने की क्षमता को प्रेरित कर सके, विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर दे। उन्हें ऐसे ऐसी चीज़ें देखें कि जिससे वो अपने विचारों से नया नया चीज़ों का निर्माण कर सकें, अपनी योग्यता को और ज़्यादा निखार सकें, अपने ज्ञान को अर्जन कर सकें। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
गवर्नमेंट को भी देना चाहिए, परिवार को भी देना चाहिए और समाज को भी देना चाहिए। इससे हमारे समाज को नई उपलब्धि मिलती है। अगर कोई बच्चा आगे बढ़ता है, विकास करता है, तो न केवल उस घर का, उस बच्चे का विकास होता है बल्कि पूरे समाज का विकास होता है। तो इसका सही जवाब है डी, उसके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में, जरा ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, असफलता के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है सी और डी, यानी कि ऑप्शन बी। प्रत्येक बालक की अपनी विशेष प्रकार की योग्यता व क्षमता होती है, जिसके आधार पर बालक का मानसिक व बौद्धिक विकास होता है तथा इसी आधार पर उनमें विशेष प्रकार की आवश्यकताओं का सृजन होता है, जो उन्हें अन्य बालकों से विशिष्टता प्रदान करती है। अतः जब विद्यालय द्वारा इन भिन्नता को नज़रअंदाज कर शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो, या विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती, तो विद्यार्थी असफल होते हैं, जो शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का कारण बनता है। दोस्तों सिंपल सी बात है, जैसे अभी आगे के प्रश्न में मैंने आपको प्रतिभाशाली बच्चे का एग्जाम्पल बताया, सेम वही चीज़ इसमें कहा गया है। अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसके लिए वह साधन उपलब्ध होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए, अगर कोई 2 ईयर का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, और उसे छोटा बड़ा ABCD पहले से याद है, और कक्षा में उसे उसके माँ बाप स्कूल भेज देते हैं, उसे वही छोटा बड़ा ABCD पढ़ाया जा रहा है, तो वो बच्चा वहीं का वहीं रह गया। उसे और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उसे अब छोटा से अनार पढ़ाने की ज़रूरत है, A फॉर एप्पल पढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप वही छोटा बड़ा ABCD रिपीट कराते रहेंगे तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए विशेष बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? कोई 2 विद्यार्थी हैं, वो एक ही अवतरण यानी एक ही अध्याय, एक ही पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उसके 2 अर्थ निकालते हैं। जैसे किसी भी बात के 2 पहलू होते हैं, जैसे कहा जाता है एक ही सिक्के के 2 पहलू, किसी भी बात के 2 पहलू होते हैं। तो 2 विद्यार्थी हैं, उसे पढ़ रहे हैं, दोनों अपना अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। इसमें इसका क्या मतलब, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, इनमें से पूछा जा रहा है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से पूछा जा रहा है। तो इसका जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। संभवतः संभव है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न भिन्नताओं विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, यानी कि उनके सीखने की अलग अलग तरीके होते हैं। यह बिल्कुल संभव बात है। जब विद्यार्थी किसी नई वस्तु का अधिगम करता है तो उस पर उसके पूर्व ज्ञान, मनोवृत्ति, समाज, सांस्कृतिक वातावरण, भाषा इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। इस कारण जब 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी उसके अपने मनोवृत्ति और परिवेश के आधार पर भिन्न अर्थ लगाते हैं। दोस्तों, जैसा समाज में उनको रहन सहन होगा, जैसा उन्हें परिवार में संस्कार मिले होंगे, जैसा उन्होंने वातावरण में देखा होगा, उसी हिसाब से उस चैप्टर का वो अर्थ लगाएंगे। हर बात के 2 पहलू होते हैं। तो यह बिल्कुल सही बात है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 है, उसके अनुसार अधिगम क्या है? तो 2005 के अनुसार अधिगम जो है वो सक्रिय और सरल है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, अधिगम सक्रिय और सरल है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जिसे हम NCF कहते हैं, 2005 के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य बच्चे के सीखने की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध करना होना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक साधन का उपयोग कर इस प्रकार करना चाहिए कि बच्चा स्वयं सक्रिय होकर अधिगम करे तथा पाठ्यक्रम की रूपरेखा बच्चों के मनोकूलन, सहज और सरल हो। ना बच्चों को डांट कर मार कर नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे को समझ में आए, उसका इंटरेस्ट बढ़े। अध्यापक को देख के बच्चा डर जाएगा तो वो पढ़ेगा क्या? अध्यापक को देख के बच्चों में पढ़ने की भावना होनी चाहिए। आज जो 2005 का आया है रूपरेखा, वो इस आधार पर आया है। इसी 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में बताया गया है कि बच्चों को दंडित करना मना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, सक्रिय और सरल। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है
क्या महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। प्रभावी अधिगम तभी हो सकता है जब अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम प्रक्रिया में भाग ले तथा विषय वस्तु की तार्किक एवं उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। दोस्तों, अधिगम 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 यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगमकर्ता का अर्थ है यहाँ पे सीखने वाला। प्रभावी अधिगम तभी हो सकता है, यानी जो सीखना है, सीखना जिसे हमें याद करना है, वह तभी प्रभावी हो सकता है जब जिसको सीखना है वह उसमें रुचि रखे, उसके पूर्व ज्ञान से उसमें संबंधित उसको संबंध स्थापित करे, तभी हम किसी चीज़ को सीख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें वो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना सीखें। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यदि कोई शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी जो है वो अपनी समस्या को स्वयं सॉल्व कर लें तो उन्हें 10 बच्चों का एक ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप में बैठाइए, सब आपस में एक दूसरे से पूछें, किसी टॉपिक पर डिस्कशन करें, तर्क करें तथा उसका सही निर्णय लें। ऐसा कराने से विद्यार्थियों में मनोबल बढ़ता है और क्रियाकलाप को करने में उनकी रुचि होती है, उनके समस्या का समाधान भी हो जाता है और समस्या समाधान करने की जो उनकी सोच होती है वह विकसित होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। शिक्षक कक्षा में प्रस्तावना कौशल के माध्यम से बच्चों के पूर्व ज्ञान में जानकारी प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह नए ज्ञान या पाठ्य वस्तु को बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए सार्थक रूप से प्रस्तुत करते हैं। अर्थात बच्चों की भोली अवधारणा की जानकारी से शिक्षक शिक्षण को सार्थक तथा रोचक बना सकते हैं। दोस्तों, मैं फिर से आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। यहाँ पर पूछा गया है कक्षा तक पहुँचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना, यानी जो बच्चों के मन में चल रहा है वह शिक्षक कैसे जान पाएगी। तो दोस्तों, जब आप किसी क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों से इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर पूछते हैं कौन सा लेसन तक आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर उसके पहले के लेसन को आप उनसे पूछते हैं, 2-4 बच्चों से खड़ा करके क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उससे आपको पता चलेगा कि उनका नॉलेज कहाँ तक है। जब उनका नॉलेज आपको पता चल जाएगा कि उनको ABCD याद है कि नहीं, पता चला आप क्लास में गए और डायरेक्ट ABCD नहीं बताया, छोटा बड़ा नहीं बताया, उन्हें छोटा से अनार पढ़ाने लग गए, उन्हें राम आम खाता है पढ़ाने लग गए, तो उन्हें जब रा पता ही नहीं है कि ये रा लिखा है, आ लिखा है, तो वो राम आम खाता है कैसे पढ़ पाएंगे। तो पहले उनके पुराने ज्ञान को जानिए कि वो किस लेवल पर है, उनको कितना याद है, फिर उसके आगे के प्रश्न को पढ़ाना शुरू करिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से आपको सॉल्व करना है कि कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो पहला दिया शिक्षार्थी की परिपक्वता। तो देखिए, अधिगम को यानी सीखने को प्रभावित शिक्षार्थी की परिपक्वता, तो बिल्कुल सही बात है। यदि शिक्षार्थी अपने सब्जेक्ट में परिपक्व है, उसे सब कुछ आता है, तो वह बहुत आसानी से सब कुछ पकड़ लेगा। शिक्षार्थी की उत्प्रेरण, यानी कि शिक्षार्थी की जो सीखने की क्षमता है वह तेज होगी, तो वह बहुत आसानी से सीख लेगा, यह भी बिल्कुल सही है। शिक्षण युक्तियाँ, यानी कि सिखाने के जो तरीके हैं वह सही होना चाहिए, तभी आपका अधिगम अच्छा हो पाएगा, यह भी बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, तो इसमें से चारों सही हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो दिया ABCD चारों सही है। शिक्षार्थी यदि स्वस्थ होगा शारीरिक और मानसिक रूप से, तभी तो उसको किसी चीज़ को पढ़ने में मन लगेगा। अगर वो स्वस्थ ही नहीं होगा तो वो किसी चीज़ को कैसे पढ़ेगा। अगर आपका सर दर्द हो रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास में, आपका मन लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो आप इसी प्रकार आप बच्चे को सोच सकते हैं, बच्चे के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्थक अधिगम है। सार्थक अधिगम किसे कहते हैं, यहाँ पर पूछा जा सकता है। दूसरे भाषा में से ऐसे कह सकते हैं, तो सार्थक व प्रभावी अधिगम वह है जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर सीखता है, अतः निजी अनुभवों के से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण ही सार्थक अधिगम कहलाता है। यानी कि जिसमें बालक की रुचि हो, जो बालक खुद से सीखे, वही सार्थक अधिगम कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। दोस्तों, नहीं वाले प्रश्न पर आपको 2 बार पढ़ना चाहिए, आंसर को भी 3 बार पढ़ना चाहिए, तब सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे नॉट लिखा होता है वो प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाता है, क्योंकि हम नॉट का ध्यान नहीं देते हैं और सॉल्व करके चले आते हैं। यहाँ पर पूछा है, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षक के प्रभावी कार्यों में से एक नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है विद्यार्थियों के उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। अगर आप इसके पहले क्या ऑप्शन एक बार सुनिए। पहला ऑप्शन दिया है, बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकें। तो क्या आप ये नहीं करेंगे, कक्षा में ये नहीं करेंगे? प्रभावशाली अगर आप अधिगम आप उन्हें कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो क्या वो आप ये प्रयास नहीं करेंगे कि वो अपनी त्रुटियों को सुधारें? क्या बिल्कुल सही जवाब है। अगला ऑप्शन दिया, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। क्या आप लेक्चर नहीं देंगे क्लास में, कोई चीज़ बताएंगे नहीं कि ये चीज़ ऐसे याद करना है, या चैप्टर का लेक्चर सारांश एक लेक्चर के माध्यम से नहीं समझाएंगे? क्या बी भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया है, विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। देखिए, कोई भी विद्यार्थी है तो उसके मन में कुछ ना कुछ, जैसे वो साइंस की क्लास में आया, चैप्टर पढ़ रहा है, तो उसके मन में कुछ तो आएगा कि साइंस क्या है, आज मैं सर से ये पूछूंगा, आज मुझे ये नहीं आता है। तो उनकी धारणा को, उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, ये आपको जान लेना चाहिए। विद्यार्थियों के उच्च स्तर के प्रश्नों की उत्तर की अपेक्षा करना। देखिए, अगर आप उन्हें ABCD पढ़ा रहे हैं और आप सोचेंगे कि वो A फॉर एप्पल सुना दें, तो क्या ये संभव है? या बिल्कुल संभव नहीं है, या प्रभावशाली अधिगम का कोई भी तरीका नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका पूरी तरह से गलत आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी सही करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, गलत होते हुए भी यह सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, गलत है पूछा गया है, कौन सा कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। तो यह बिल्कुल नहीं है, यह गलत है, क्योंकि विकास का अर्थ व्यापक है। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि विकास भी होते हैं। विकास के परिवर्तन को सिर्फ अवलोकित किया जा सकता है, जैसे आंतरिक परिवर्तन एवं योग्यताओं को केवल अवलोकित किया जा सकता है, इनका मापन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विकास गुणात्मक परिवर्तन है, ना कि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन है। तो आप विकास को कैसे नाप पाएंगे? किलो में नापेंगे, लीटर में नापेंगे, किस में नापेंगे? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल गलत आंसर है, मतलब आप इसको सही करके आएंगे। 14वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है वंशानुक्रम तथा पर्यावरण, यानी कि ऑप्शन सी कि विशिष्ट अन्योन क्रियाओं का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। मोर्स तथा विंगो, यानी ये 2 साइंटिस्ट हैं, मोर्स एवं विंगो, का मत है मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अन्योन क्रियाओं का ही फल है। इसलिए वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रियाओं का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे 2018 में। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे मेहनत को सार्थक करने के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मैं लाइव आना चाहती हूँ, जिससे लाइव आकर मैं अपने क्लास को ले सकूँ। दोस्तों, उसके लिए मुझे आपकी सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। तो यह बिल्कुल सही नहीं है। समाजीकरण का पहला मुख्य कारक घर परिवार होता है। एक बच्चा जब घर में आता है, उसे समाज में उठने बैठने रहने का तरीका सिखाया जाता है, तो उसके घर में सिखाया जाता है, ना कि विद्यालय में। तो मुख्य कारक जो है वो परिवार है। हाँ, महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जब वो घर से विद्यालय में जाता है तो उसे ग्रुप में रहने की आदत होती है, लोगों के साथ उठने बैठने का और अच्छा ज्ञान होता है, टीचर द्वारा उसे अच्छी जानकारी दी जाती है, नए नए मित्र बनाना सीख लेता है, सामाजिक कार्यों में भाग लेना सीख लेता है विद्यालय में जाकर।
इसलिए महत्वपूर्ण कारक है लेकिन मुख्य कारक नहीं है, क्योंकि मुख्य कारक जो होता है वो परिवार होता है। तो इसका ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जीन पियाजे का जो जीन पियाजे का जो संज्ञात्मक विकास सिद्धांत है उसके बारे में इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वे चरण स्थिर हैं। यानी कि आपको पहले उनका सिद्धांत जानना चाहिए कि वो सिद्धांत क्या है। तो पियाजे ने कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चों में विकासात्मक चरण एक ही समय पर दिखाई पड़े, परंतु यह निश्चित है कि सभी बच्चे को विकास के सभी चरणों से गुजरना पड़ता है। अर्थात संज्ञात्मक विकास के किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये सभी चरण निश्चित व स्थिर है। देखिए, कोई बच्चा 1 साल में चलना सीख लेता है, कोई 15 महीने पे, कोई 2 साल में चलना सीखता है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें चलाना ही छोड़ देना चाहिए, चलाना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। यानी जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था मूर्त सक्रिय अवस्था है। इस अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। ये योग्यताएं हैं विचारों की विलोमयता, संरक्षण तथा क्रमबद्धता, पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग। संरक्षण संप्रत्यय के अंतर्गत बालक यह समझने लगता है कि किसी भी भौतिक वस्तु की आकृति बदल देने पर भी उसके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से इसको मिलान करना है। हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके हिसाब से इसको मिलान करना है। तो देखिए, जो संगीतात्मक है वो वायलिन वादक है। संगीत को अगर आप जोड़ेंगे तो जो वायलिन, जो सितार वादक होते हैं उससे जुड़ेगा। भाषिक कवि जो होते हैं वो अपनी भाषा में रुचि रखते हैं। फिर है अंत व्यक्तित्व जो है वो मूर्ति बनाते हैं। अगर उनके अंदर किसी चीज़ को सोचने यानी उनकी कल्पना करने की जो क्षमता ज़्यादा होती है तो वो मूर्तिकार बनते हैं। फिर है अस्थानिक जो होते हैं वो खिलाड़ी होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, लेव इवागोस्की के अनुसार, इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको एक सही ढूंढना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जो इवागोस्की नामक वैज्ञानिक थे उनके अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की कई विसंगतियों को लेकर आलोचना की जाती है। इसी में से यह है कि इन्होंने पियाजे के संज्ञात्मक सिद्धांत को ही दोहरा दिया है। पियाजे का जो संज्ञात्मक सिद्धांत था इसके ऊपर मैंने आपको बताया था, उसी को जो लॉरेंस कोलबर्ग नामक साइंटिस्ट है इन्होंने दोहरा दिया है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसीलिए इनकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। शिक्षक शिक्षार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। यह बिल्कुल सही है। यानी अधिगम के आकलन के माध्यम से शिक्षार्थियों में अधिगम के मूल को स्वीकार करने व उनके किसी विशेष मूल्य के प्रति अधिक लगाव या अभिरुचि प्रकट करते हुए उनके पालन के लिए वचनबद्ध होने की योजना को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए शिक्षक विद्यार्थियों को चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन कराते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया है कि इस चिंतन प्रक्रिया क्या है, बता चुके हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? तो बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें बालक के रुचि, योग्यता, अनुभव आदि को महत्व दिया जाता है। इसी संकल्पना जो बाल केंद्रित
शिक्षा है, इसकी जो संकल्पना है इसको किसने बताया था? तो रूसो नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था। और क्या बताया था इन्होंने कि बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक की रुचि यानी वो किस किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, योग्यता यानी उनकी एबिलिटी, वो किस किस चीज़ को करने में सक्षम है, और उनके अनुभव, उनके क्या अनुभव हैं किसी कार्य को लेकर, इसको महत्व देना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में प्याजे और इवागोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो यहाँ पर 4 कथन दिए हैं, इसमें से प्याजे और इवागोस्की के दृष्टि का सही वर्णन पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है सी। प्याजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और इवागोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दोनों के अलग अलग मत हैं। प्याजे जो है वो कहते हैं कि जो विचार होता है वो पहले आता है, लेकिन इवागोस्की नामक जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में किसको प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही जवाब है सी, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। दोस्तों, ये जो लड़के और लड़कियों में मतभेद का क्वेश्चन है, ये हर एग्ज़ाम 2011 से लेकर 2021 तक हर पेपर, हर एग्ज़ाम में लैंगिक जो क्वेश्चन है यह आ ही जाता है। एक ना एक क्वेश्चन इससे बना ही है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रश्न में उदाहरण से रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाया जा रहा है, यानी लड़के और लड़कियों में भेदभाव बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ए, आकलन एवं संज्ञात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं। अर्थात आकलन से शिक्षक विद्यार्थियों के शक्तियों, कमियों को देखकर तदानुसार उनका मार्गदर्शन कर सके। इसलिए आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बल्कि बोधन और अनुप्रयोगों का भी होना चाहिए। आकलन यानी कि उनकी अच्छाइयों और उनकी बुराइयों को जानना। इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी कि ए और सी, जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए उसमें से ए और सी सही है। आकलन किसी चीज़ का करना यानी उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को जानना तथा उसको सुधारना ही इस कथन में पूछे कौन सा सही है। तो देखिए, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोगों का भी होना चाहिए, यह भी सही है। और आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। तो ए और सी इसका सही ऑप्शन है। तो ए और सी का जो कॉम्बिनेशन है वो ऑप्शन ए में दिया है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाना चाहिए? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह उपबंध करता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वे अपना संपूर्ण विकास करते हुए समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान दे सकें। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वह एक प्रभावी शिक्षक क्या है? तो सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी कक्षा में विशिष्ट पृष्ठभूमि में विद्यार्थी आते हैं। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षक विद्यालय की एक निश्चित परिपाटी के अनुसार शिक्षण कराता है, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें जैसे सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि आदि अनदेखी कर जो छात्रों में हीनता या अहम की भावना पैदा करती है, एक ऐसे सार्वभौम तरीके से शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करता है जो सभी बच्चों के लिए सुलभ व सर्वमान्य है। देखिए, हर बच्चे अलग अलग जात के होते हैं, अलग अलग लेवल के होते हैं, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई अलग अलग कास्ट के होते हैं। तो अगर शिक्षक उनमें भेदभाव नहीं करेगा तो बच्चों को सिखाएगा कि एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक सामान्य कक्षा में सामान्य तरीके से सामान्य बच्चों को बैठाना चाहिए, जिससे उनमें अच्छा विकास होता है। प्रभावी शिक्षक के ये गुण होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि
समीप दूराभिमुखी दिशा, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। नेक्स्ट है सिर पदाभिमुखी दिशा, तो सिर से पैर का क्रम। अगला है अंतर व्यक्तित्व भिन्नता, तो विभिन्न बच्चे भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतर व्यक्तित्व भिन्नता, तो वो किसी अकेले बच्चे के विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आप इसे एक बार दोबारा जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मनुष्य शैशव अवस्था से ही संज्ञानात्मक क्रियाएं करने लगता है। जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है और उसमें संज्ञानात्मक समझ विकसित होती जाती है, वैसे वैसे वह संज्ञानात्मक क्रियाओं में शोधन व नियंत्रण करने लगता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास को संवेग भी प्रभावित करता है। अतः स्पष्ट है कि संज्ञान एवं संवेग परस्पर जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समवयसी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। ऑप्शन डी सही है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मनोविज्ञान और पैडालॉजी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे की वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।